नमस्कार, मैं हूं राममोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देश हित। मुंबई में आज एक मस्जिद के अवैध हिस्से पर हथौड़ा चलाने की कोशिश की गई और इसके बाद हजारों की भीड़ ने वहां दंगों का डर दिखाया। वहां पर पत्थरबाजी हुई, 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दरअसल मुंबई के धारावी में महबूबे सुभानी मस्जिद है। इसके अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए आज सुबह बीएमसी की एक टीम पहुंची, पर इससे एक दिन पहले ही एक चिट्ठी जारी करके हजारों भाईजान को इकट्ठा कर लिया गया। धारावी में ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ा तो कुछ बड़ा हो जाएगा। अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे। बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, एहतजाज होगा, आप साथ देंगे या खाली डीजे के सामने डांसिंग करेंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के मुद्दे पर देश भर में जो आग लगाई, उसका ट्रेलर मुंबई के धारावी में दिखाई दिया। धारावी में सुभानी मस्जिद के पास एक तरफ सैकड़ों पुलिसकर्मी और दूसरी तरफ हजारों भाईजान हैं, जो मस्जिद के अवैध हिस्से को बचाने के लिए पहुंच गए। कम से कम 40 से 50 हजार पब्लिक है। यहाँ से साहिल होटल तक पूरी पब्लिक जाम है। दावा है कि 1-2 नहीं 40-50 हजार की भीड़ इकट्ठा हुई। तो क्या धारावी में इतनी बड़ी भीड़ मुंबई को डराने के लिए जमा हुई? आखिर इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या थी? पूरे धारावी में कोई भी एक मस्जिद या कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें अवैध कार्य ना हुआ हो। आपको खाली एक मस्जिद ही दिख रहा है। बीजेपी के प्रसाद लाड जी ने सभी धार्मिक स्थल पे मस्जिदों को ही टारगेट किया जाता है। क्या एक मस्जिद खाली धारावी विधानसभा में इल्लीगल है? क्या मंदिर इल्लीगल नहीं है? क्या चर्च इल्लीगल नहीं है? क्या पूरा धारावी इल्लीगल नहीं है? बीएमसी ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि 2009 से यहाँ का मामला डीआरपी के अंडर में, बीएमसी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमारी अथॉरिटी नहीं है। तो आज किस अधिकार से आप लोग नोटिस दे रहे हो, मस्जिदों को तोड़ने के लिए आ रहे हो? धारावी में 90 फीट रोड पर बनी सुभानी मस्जिद का ऊपरी हिस्सा अवैध है। बीएमसी की टीम ने इसे तोड़ने के लिए नोटिस दिया था। हालांकि मस्जिद के अवैध निर्माण पर बीएमसी का हथौड़ा रोकने के लिए साजिश के तहत भीड़ बुलाई गई। एक लेटर सामने आया है। दावा है कि मस्जिद के लेटर हेड पर मैसेज देकर वायरल किया गया। इसमें लिखा है कि मस्जिद में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ 21 सितंबर को सुबह 9 बजे आने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा हों। सुबह बीएमसी की टीम पहुंचती, उससे पहले कल रात से ही धारावी में भाईजान इकट्ठा होने लगे। सुली करवाने के लिए पुलिस ने भी भीड़ से रिक्वेस्ट की। इसके बाद मस्जिद के पास पूरी सड़क पर लोग बैठे रहे। बिल्कुल ये मत करो, देखो गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है। कार्रवाई के लिए पहुंची बीएमसी की टीम को भीड़ ने मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया। कार्रवाई के लिए आई गाड़ी को भी टारगेट किया गया। कुल मिलाकर बीएमसी की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और ये सब इसलिए हुआ ताकि मस्जिद के अवैध निर्माण को बचाया जा सके। दावा है कि सुभानी मस्जिद का ऊपरी अवैध हिस्सा करीब 1 साल पहले बनाया गया है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है, इसलिए बीएमसी की कार्रवाई गलत है। 50-60 साल हो गई मस्जिद का ये सब बने हुए, बहुत पुरानी है और तब से हम लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। सारी चीजें यहाँ बिना परमिशन के जो है मस्जिद का पहला हिस्सा तो बहुत कुछ यहाँ पर धारावी में है। अच्छा। बहुत कुछ है, सबको तोड़ते चलो, बस खत्म कर दो धारावी को, मजबूती खत्म कर दो सबको। किसकी मिली भगत से हुआ? मेरा ये बोलना है कि आप ढांचा बोलते हो, मैं आज वो ढांचा बन के तैयार होकर वो मस्जिद की शक्ल ले चुका है। आज उससे मेरी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप एक ढांचा गिराने नहीं आए हो, आप एक मेरी पूरी मस्जिद गिराने आए हो।
सर अभी धारावी रीडेवलप होने जा रहा है, तो डेवलप में सब क्लियर हो जाएगी कौन सा अनलीगल है कौन सा अनलीगल। तो डेवलप में के पहले ये सब क्यों करने का, किसी को हिंदू मुस्लिम का ये सब मुद्दा है, इलेक्शन करीब है, इसलिए हम लोगों को तंग किया जा रहा है। हाइट अगर 17 फुट है, 22 फुट है, 30 फुट है, 30 फुट के ऊपर जितनी भी धारावी में है उसको पहले आप टारगेट कीजिए, बाद में मस्जिद पे आइए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। ये पहले मस्जिद ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस विरोध प्रदर्शन के बाद मस्जिद कमेटी और प्रदर्शनकारियों के साथ बीएमसी और पुलिस वालों ने बातचीत की। इस मीटिंग के बाद बीएमसी ने आज तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया। मस्जिद की कार्रवाई रोक दी गई है, मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा। मेरी धारावी के आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने घर पे जाएं और कानून के ऊपर पूरा भरोसा रखें। आगे ऐसा कार्रवाई नहीं होगी, आगे ऐसा कार्रवाई नहीं होगी। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने घर पे जाएं। सुभानी मस्जिद के खिलाफ बीएमसी एक्शन लेने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि इसके खिलाफ शिकायत की गई थी। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक नेता का दावा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनके खिलाफ सुभानी मस्जिद के लेटरहेड से फतवा भी जारी किया गया। धारावी में लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर चल रहा है। लगभग 52 के आसपास मदरसे और मस्जिदें धारावी में बन गई कुछ सालों के भीतर, और प्रशासन इस पर हाथ धरकर बैठा रहा। मेरी महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि जो भीड़ तंत्र में जो लोग खड़े हैं, जो भीड़ तंत्र खड़ा कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मस्जिद के मामले पर भी तुरंत सियासत शुरू हो गई। 24 घंटे के अंदर सारे दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बीएमसी की गाड़ी तोड़ी, जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने लोगों को जमा किया, उन सबके खिलाफ में योग्य कार्रवाई होगी। जो अवैध निर्माण है उसको जो है फिलहाल तोड़ने स्थगित मिली है, तोड़ा जाएगा। जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि बीएमसी ने पहले भी अवैध निर्माण तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि तब मस्जिद कमेटी ने ईद के बाद अवैध हिस्सा हटाने का दावा किया था और आज भी बीएमसी के एक्शन को टालने की कोशिश हुई। धारावी में हजारों की भीड़ ने पुलिस और बीएमसी पर एक बड़ा प्रेशर बनाया और ऐसा माहौल तैयार किया कि अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। नतीजा ये हुआ कि बीएमसी को अपनी तोड़क कार्रवाई वापस लेनी पड़ी, जबकि मस्जिद कमेटी ने ये दावा किया है कि 4 से 5 दिनों में वो अवैध निर्माण पर खुद हथौड़ा चलाएंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर माहौल ये है कि गलत है तो क्या हुआ, मस्जिद पर एक्शन नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ समय से वक्फ बिल में संशोधन पर सियासत चालू है। असदुद्दीन ओवैसी सहित वक्फ के पक्ष में आवाज उठाने वाले नेता तरह तरह के दावे पेश कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति पर बुलंद आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने आज पहली बार सच्चाई कबूल की। उन्होंने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 1,21,000 संपत्तियां हैं, लेकिन बोर्ड के पास 1,12,000 संपत्तियों के कानूनी कागज ही नहीं, यानी सिर्फ 9,000 कानूनी दस्तावेजों के दम पर वक्फ बोर्ड लाखों संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठा है। और यही वजह है कि वक्फ बिल में संशोधन के लिए आवाज उठाई जा रही है। ऐसा कानून, गंदा कानून बना रहे, वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। भाईजान का लेटेस्ट ऐलान है कि कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन जमीन पर हक जमाएंगे। वक्फ बोर्ड पर सियासी शोर की वजह समझने के लिए ओवैसी का बयान ध्यान से सुनिए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का सपोर्ट करते करते ओवैसी बड़ी बात कह गए। ओवैसी ने बताया कि वक्फ के कब्जे में जो प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से ज्यादातर का कोई कानूनी दस्तावेज बोर्ड के पास है ही नहीं, यानी बिना खाता बही के काम चल रहा था और वक्फ जिस संपत्ति को अपना बता देता वो उसकी हो जाती। लेकिन वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने वाला नया कानून बनने वाला है, तो ओवैसी का डर बढ़ गया है। ओवैसी के बाद खुद वक्फ बोर्ड के वकील भी इस मामले में सफाई दे रहे हैं।
ऐसे तो हज़ारों केस मिल जाएंगे। जामा मस्जिद दिल्ली की भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो आप इस तरह से अगर कहेंगे कि कागजात नहीं है वक्फ के, तो वक्फ बाय यूज़र हो सकते हैं वो, तो हर एक वक्फ का रजिस्टर होना शायद पॉसिबल नहीं है इस बात के लिए। संपत्ति का कानूनी दस्तावेज ना होना वक्फ की एकमात्र दिक्कत नहीं है। कुछ और आंकड़ों की मदद से वक्फ पर घिर आए संकट को समझिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वक्फ प्रॉपर्टी में विवाद पर उन्हें 58,000 शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें उन संपत्तियों के लिए मिली जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल में 40,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं। इसमें से करीब 10,000 मुकदमे तो खुद मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर किए हैं। इन मुकदमों का मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मुसलमानों की जमीन पर भी दावा पेश किया है। ओवैसी इसी वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड ताकत को बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। पर आज सिर्फ यूपी ही नहीं, तेलंगाना के वक्फ बोर्ड की सच्चाई भी ओवैसी की जुबान पर आ गई है। मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। यूपी और तेलंगाना में वक्फ की सच्चाई खुद ओवैसी बता चुके हैं। इस बीच वक्फ बिल में संशोधन के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में भी नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ओवैसी का साथ देने वाले दूसरे भाईजान भी वक्फ के नाम का झंडा बुलंद करके आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर डाका डालने का प्रोग्राम बन रहा है। एक कलेक्टर के हाथ में दी जा रही है सारी की सारी ताकत, और मैं समझता हूं कि मुसलमानों की जमीनों को इल्लीगल कब्जा करने की कोशिश है। क्या वक्फ का वक्त बदलने वाला है? इस समय जेपीसी से तो ऐसी ही खबरें आ रही हैं। जेपीसी में केंद्र और राज्य सरकार के 2 डिपार्टमेंट्स ने बताया है कि उनकी 246 संपत्तियों पर वक्फ अपना दावा पेश कर चुका है। इन डिपार्टमेंट्स में डीडीए भी शामिल है। जेपीसी के सामने वक्फ बिल में संशोधन को लेकर बैठकें हो रही हैं। हर छोटी से छोटी बातें नोट की जा रही हैं और दूसरी तरफ वक्फ को बचाने के लिए मिशन इम्पॉसिबल लॉन्च कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हम लगातार ऐसे सच की पड़ताल कर रहे हैं जिससे आपका सीधा सरोकार है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हमारी कई टीमें देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वक्फ के उन दावों का सच जानने के लिए निकली हैं जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है, लेकिन हकीकत उससे जुदा होती है। आज इसी कड़ी में हमने दिल्ली के 3 इलाकों की पड़ताल की जहां मंदिर ही नहीं, बस अड्डा, सड़क और यहां तक कि कूड़ा घर पर भी वक्फ अपना दावा जता रहा है। क्या है पूरा सच? देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल। पालम का मंदिर हो, द्वारका का ये प्राचीन शिव मंदिर हो, नरेला में मुनीम जी का बाग में स्थित ये मंदिर हो, या फिर डीटीसी का बस अड्डा और 4 लेन की सड़क भी, इन सभी जगहों पर हैरान कर देने वाला दावा वक्फ बोर्ड का है। दावा ये कि इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड का ही हक है, न कि किसी और का। इन्हीं सब दावों की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज की अलग अलग टीमें दिल्ली के कोने कोने पहुंची हुई हैं, जहां दिल्ली वाले कुछ और दावा करते हैं लेकिन वक्फ बोर्ड का अलग ही राग है। आज हम दिल्ली के नरेला, द्वारका और मंगलापुरी पहुंचे हैं, जहां हम उन जमीनों की पड़ताल कर रहे हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका हुआ है। सबसे पहले हमारी टीम दिल्ली के द्वारका पहुंची, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। डीडीए पार्क में स्थित इस मंदिर के ठीक दूसरी ओर एक कब्रिस्तान है, लेकिन मामला मंदिर के भीतर मजार को लेकर है। गांव वालों का दावा है कि ये मजार 5-6 साल पहले ही बनी है और भारी विरोध के बाद ही इस मजार को यहाँ से हटाया गया, लेकिन अब वक्फ बोर्ड इस जगह को अपना बताकर दावा ठोक रहा है। प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट है अमराई गांव के पास, और ये अमराई गांव की जमीन है। ये पहले भी हमारा तो और आज भी है और आगे भी हमारा ही रहेगा। गांव वालों का ये दावा है कि यहाँ 100 साल से भी पहले का मंदिर है।
इनका साफ तौर पे ये दावा है कि इनके पूर्वजों ने काफी साल पहले, लगभग 80-90 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था। तब से गांव के लोग यहाँ पर पूजा करते थे। चूंकि जब डीडीए ने इस गांव की जमीन को एक्वायर किया था उस समय भी ये मंदिर यहीं था और अभी आप कह सकते हैं कि डीडीए की प्रॉपर्टी है। दिल्ली के द्वारका के हैरान कर देने वाले खुलासे के बीच हमारी दूसरी टीम नरेला में थी, जहां मुनीम जी का बाग में स्थित एक मंदिर और है। इस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। यहाँ पर मंदिर और मजार दोनों ही आसपास हैं, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं कि मजार का ढांचा मंदिर की तुलना में एकदम नया है, जबकि मंदिर की शिलापट्टी पर साफ लिखा दिख रहा है कि यह मंदिर 1976 में बना था। यानी 48 साल पहले बने मंदिर के पास मजार बनाकर वक्फ बोर्ड इस पर भी दावा ठोक रहा है। 5 से 6 फुट की ये जमीन होगी, इसके बाद ये मंदिर बनाए, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अब इस रिपोर्ट में अपना दावा ठोका है। ये मंदिर देखिए और इस पर आप ये पढ़िए, यह समाधि व चरण चौकी की स्मृति में उनके सुपुत्र नत्थू सिंह बाग वाले ने 1976 23/9/1976 को बनाई। 48 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है जिस पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। हैरानी की बात यह भी है कि इस जगह को डीडीए ने लेकर पार्क बनाया, लेकिन वक्फ बोर्ड न सिर्फ मंदिर को अपनी संपत्ति बता रहा है बल्कि डीडीए की जमीन पर भी हक जमा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर का कोई केयर टेकर नहीं है, न ही किसी ने इसकी सुध ली, लेकिन वक्फ के लिए ये किसी मौके से कम नहीं। दिल्ली के नरेला और द्वारका के बाद हमारी टीम मंगलापुरी की हकीकत जानने भी पहुंची हुई थी, लेकिन यहाँ की तस्वीरें और ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ मंदिर नहीं बल्कि डीटीसी का बस अड्डा, 4 लेन की सड़क और यहाँ तक कि कूड़ा घर भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताया हुआ है। यही नहीं, डीडी के दफ्तर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। मंगलापुरी में हम लोग मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये डीडीए का ऑफिस है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो ऑफिस बना हुआ है मंगलापुरी में डीडीए का, ये भी उनकी संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ही कह रही है। और यहाँ तक कह रही है कि डीडीए ने तो उनकी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया है। तो ये स्थिति है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन जब हमने और आगे पड़ताल करना शुरू किया तो हमें दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की वर्ष 2019 की रिपोर्ट हाथ लगी। रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर बताया गया कि दिल्ली के मंगलापुरी इलाके का खसरा नंबर 163 वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में दर्ज है, लेकिन इस जमीन पर डीडीए का दफ्तर, सड़क, डीटीसी का बस अड्डा और एमसीडी का कूड़ेदान वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। जहां एक तरफ सड़क से लेकर डीटीसी के बस अड्डे से लेकर डीडीए के दफ्तर तक वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि ये उसकी संपत्ति है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दावा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड उसके एवज में कोई भी सबूत पेश नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड का सिर्फ एक उन्होंने रिपोर्ट निकाली दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में और उसमें लिख दिया कि भाई ये संपत्ति हमारी है। हैरानी तो यह है कि ये कूड़ा घर भी वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। जब हमने इसका सच जानना चाहा तो अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली सरकार के पूर्व सदस्य रईस अहमद क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। एक अच्छी बात क्या है वक्फ के साथ, क्योंकि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू नहीं होता है। तो ये वक्फ की ज़मीन किसी की ज़ाती ज़मीन नहीं होती है, ये मुस्लिम्स के ज़रिए दान की हुई ज़मीनें हैं जो तमाम आवाम के लिए बिला तफरीक, ये नहीं कि खाली ओनली मुस्लिम उसका फ़ायदा उठाएं। यानी जानते सब हैं कि गैर कानूनी तरीके से वक्फ कई ऐसी संपत्तियों को अपना बता रहा है जिसको लेकर उसके पास ना ही तथ्य हैं ना ही सबूत। हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली से शिवांक मिश्रा, राजू राज और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में रोज उमड़ते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर रोज रामलला के दर्शन करने वालों के नए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ धनीपुर में 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। अयोध्या में यह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद बनाई जा रही है, लेकिन अब इसके काम में रुकावटें आ रही हैं क्योंकि मस्जिद निर्माण के लिए पैसा ही नहीं जुटाया जा सका। क्या है इसकी वजह, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में।
अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए लंबा समय बीत गया। हर रोज हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए भव्य मंदिर में आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद यहां तैयार होने वाली धन्नीपुर की मस्जिद का काम अब तक लटका हुआ है या कहीं शुरू ही नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि पैसों की भारी कमी के चलते यहां मस्जिद निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ा। इस बीच धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण कार्य की देखरेख के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने बड़ा फैसला लेते हुए 4 समितियों को ही भंग कर दिया है। जैसे ISCF की फंक्शनिंग एज अ ट्रस्ट वो चल रही है, पर जो उसकी एलाइड विद इन ट्रस्ट जो कमिटीज बनी थी वो अभी डिसॉल्व है और हम फोकस कर रहे हैं कि हमें FCRA अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाए और हम काम शुरू करें। खास बात तो ये है कि पिछले 4 सालों में केवल 1 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके हैं, जबकि मस्जिद निर्माण के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मस्जिद निर्माण करने वाली संस्था को अब भी उम्मीद है कि पैसे आते ही काम तेजी से आगे बढ़ेगा। FCRA क्लियरेंसेस भी हो जाएंगे, कुछ पैसा आके हम काम जब शुरू कर देंगे तो और भी तेजी से काम बढ़ेगा। और रहा सवाल जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, मैं फिर बताऊं कि अगर आप इस रीजन में देखें तो जो भी चैरिटेबल मॉडल पे कोई भी इदारा है, तो मैं समझता हूँ हाल फिलहाल सबसे बड़ा तो मोबिलाइजेशन हमने किया है। जबकि अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने धन्नीपुर में मस्जिद के स्थान पर खेती करने का ही सुझाव दे डाला है। सरकार ने तो 5 एकड़ जमीन दे दिया, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर जो है कि लोग जो है अगर वो ईमानदार होते तो आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम हो गया होता। हमने इससे पहले भी कहा था कि वहां जरूरत मस्जिद की नहीं है और खेती करो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दो। आपको याद दिला दे कि इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण करने के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, जिसका काम रुक गया। दूसरी ओर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पहले फ्लोर पर लगने वाली मूर्तियां छोटी काशी के नाम से विख्यात गुलाबी नगरी में तैयार हो रही हैं। यहां राम और सीता मैया की मूर्तियां बैठी हुई बनाई जा रही हैं। उम्मीद है कि दिसंबर के आखिर तक इन मूर्तियों को तैयार कर डिलीवर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी की राजनीति में अब इशारों में भी बार पलटवार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर से गाय और बछड़े के साथ एक वीडियो शेयर किया तो अखिलेश यादव ने एक घोड़े के साथ अपनी फोटो डाल दी। यूपी की सियासत में तस्वीरों से क्या जवाब दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक तरफ योगी की गौशाला और दूसरी तरफ समाजवादी अस्तबल। गाय और घोड़े के साथ यूपी के 2 सबसे बड़े नेताओं की ये तस्वीर आज पूरे दिन चर्चा में रही। एक नेता गाय को दुलार कर रहा है तो दूसरा घोड़े के साथ खड़ा है। सीएम योगी ने दक्षिण भारत से आए 2 गोवंश का नामकरण किया। एक का नाम भवानी रखा तो दूसरे का नाम भोलू। गाय की पीठ पर हाथ फेरते हुए सीएम योगी ने उसे दुलार किया। भवानी के जाने के बाद सीएम ने भोलू से भी बाहर जाने के लिए पूछा। तू भी भूलेगा, तू भी भूलेगा रे? वो बोले, तू भी भूलेगा? देखो चली गई। ये आंध्र प्रदेश की पुंगनूर गाय हैं, जो देश की दुर्लभ नस्ल में शामिल हैं। सीएम योगी ने इस जोड़ी को खूब दुलार किया। गौ सेवा के लिए देश भर में प्रसिद्ध गोरखपुर की इस गोरक्ष पीठ में अब पुंगनूर नस्ल की गोवंश जोड़ी भी मौजूद है। इस वीडियो के जारी होने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, इसमें कोई राजनीति भी समझ नहीं आई। लेकिन तभी अखिलेश यादव ने एक छोटे घोड़े के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी और तस्वीर वाले घोड़े को कद में छोटा लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बताया।
दोनों नेताओं की तस्वीरों में एक बात कॉमन है, गाय की जोड़ी और घोड़ा दोनों ही कद में छोटे हैं और इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों को आज का सियासी मसाला दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं वो मॉडल बन जाता है। दंगाइयों के खिलाफ योगी ने जो काम 2020 में किया था, उत्तराखंड उस काम को अब करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। यहां तक कि दंगों में अगर कोई मारा जाता है तो उसको मुआवजा भी दंगाई से वसूल कर दिया जाएगा। मतलब देवभूमि अब योगी मॉडल से दंगाइयों का हिसाब देवभूमि के अंदर पूरा होगा। दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। योगी आदित्यनाथ का दंगा विरोधी मॉडल इतना सफल है कि यूपी में दंगा इतिहास हो गया। दंगाइयों के खिलाफ योगी के मॉडल को अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी अपना लिया है। अब उत्तराखंड में दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसका पूरा परिवार कंगाल हो जाएगा। दंगा करने वाले की प्रॉपर्टी बिक जाएगी। उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून बन चुका है। कानून के तहत यदि दंगाई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान की वसूली दंगाई से की जाएगी। नुकसान का आकलन मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अब हम कानून लेकर आ गए हैं कि अब कोई भी दंगा करेगा, आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा तो उस आगजनी से, उस दंगे से, उस तोड़फोड़ से जो भी नुकसान होगा, सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। अब इस नए कानून में प्रावधान हो गया और इसके बाद निश्चित रूप से कोई भी जो है दंगा करना, आगजनी करना, ये तो बहुत दूर की बात है, कोई सोचेगा भी नहीं। इसी साल फरवरी में हल्द्वानी में दंगे हुए थे। दंगे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस वाले और सरकारी कर्मचारी घायल हुए थे। दंगों के दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई थी। उत्तराखंड में दंगा विरोधी कानून के तहत अब से दंगे के दौरान किसी की मौत होने पर मुआवजा भी दंगाई ही देंगे। अगर किसी की मौत होती है तो मृतक के परिवार को दंगाई 7 लाख रुपए देंगे। अगर दंगे में कोई घायल होता है तो घायल को दंगाई ही 2 लाख रुपए देंगे। दंगा रोकने के लिए सरकारी इंतजाम का खर्च भी दंगाइयों से ही वसूल किया जाएगा। नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 7 लाख रुपए का जो मुआवजा उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को उसे देना पड़ेगा। कांग्रेस ने दंगा विरोधी कानून का समर्थन तो किया है, लेकिन सवाल भी उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि धामी सरकार नैरेटिव सेट करने के लिए ऐसा कानून लेकर आई है। इसमें यह भी देखा जाना चाहिए दंगों में कि किसकी वजह से दंगे प्रवोक हुए। क्या वो सरकारी मशीनरी थी या कोई व्यक्ति विशेष था या कौन था दंगे कराने वाला जिसने ऐसा माहौल बनाया? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को भी दंगा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन नागरिक को नागरिक की हैसियत से देखा जाए। यहाँ पर मुझे थोड़ा नियत पे भी शक है कि आप कोई नैरेटिव सेट करने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वैसे दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाने का कानून सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही लेकर आए थे। 2020 में CAA कानून के विरोध में यूपी के कई शहरों में दंगे हुए थे। योगी सरकार ने न सिर्फ सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए थे, बल्कि उनसे नुकसान की वसूली भी की थी। और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले देश के लिए मॉडल बन गए। खासकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनका एक्शन प्रदेशों के लिए मॉडल बन चुका है। उनमें पहला है दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का मॉडल, दूसरा माफिया दुष्कर्मियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल और तीसरा अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर मॉडल। अपराध के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के कई मॉडल को दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं और उसका असर भी कानून व्यवस्था पर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर राजनीति की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच अपराधियों के एनकाउंटर पर जुबानी जंग होती रहती है। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ बुलेट की रफ्तार कम नहीं कर रहे हैं, उल्टा बुलेट की स्पीड और बढ़ा दी गई है। बीते 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में अपराधियों को लंगड़ा बना दिया गया।
अपराधियों को लंगड़ा बनाने की नीति पर अखिलेश ने फिर से सवाल उठाए। उस नीति को हाफ एनकाउंटर का नाम दे दिया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ बुलेट फुल स्पीड में है। 24 घंटे के अंदर योगी की स्पेशल बुलेट ट्रेन और उसका नतीजा आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर है कि अपराध और अपराधियों पर जरा भी रहम न करे यूपी पुलिस, और इसी का नतीजा है कि यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराधी लंगड़े बनाए जा रहे हैं। उन्नाव में 2 लुटेरे एक व्यापारी को लूट कर भाग रहे थे। पुलिस से उनका सामना हो गया। लुटेरों ने पुलिस के सामने से भागने की नाकाम कोशिश की और लंगड़े हो गए। यूपी के गोंडा में 2 डकैतों को पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा। ये डकैत भी अब एक ही टांग से जीवन भर गुजारा कर पाएंगे। लूट हो या डकैती, अब यूपी पुलिस अपराधियों के पीछे बढ़ गई है। अब तो यूपी में अपराधी हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब बहुत हो गया, गलती हो गई। यूपी में शहर अलग अलग हो, लेकिन तस्वीरें सब जगह एक जैसी ही हैं। अब अपराधियों को कंधों का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। बीते कुछ समय में यूपी में अपराधियों की गृह दशा खराब चल रही है। अपराधी अब यूपी में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपराधी और माफिया इस बात से डर में हैं कि कहीं राह चलते यूपी पुलिस से सामना न हो जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। 2012 से लेकर 17 तक इसी उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का बोलबाला अगर किसी के राज में हुआ तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ, लेकिन आज की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से जन जन की सेवा के लिए, जन जन के विकास के लिए काम कर रही है। वैसे साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली थी, तभी ऐलान कर दिया था कि अपराधी और माफिया यूपी छोड़ दें, नहीं तो उन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से उनका लौटना मुश्किल होगा। 6 अगस्त को मथुरा जिले में मुख्तार अंसारी के शूटर और 1 लाख के इनामी अपराधी पंकज यादव का एनकाउंटर हुआ था। तब से 1.5 महीने हो चुके हैं और यूपी में एनकाउंटर का आंकड़ा 56 तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव तो पहले ही एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की जाति पर सवाल उठा चुके हैं, एनकाउंटर पर भी सवाल उठा चुके हैं। विपक्ष तो हर एनकाउंटर को शक की नजरों से देख रहा है। ऐसे लोग जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए और जो संविधान की शपथ खाकर बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर शोभा नहीं देता। विपक्ष भले सवाल उठाए, लेकिन यूपी में एनकाउंटर के आंकड़े किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। योगी के अब तक के कार्यकाल में 12,964 एनकाउंटर हो चुके हैं। 7.5 साल में 207 अपराधी मारे जा चुके हैं, जबकि 27,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे ज्यादा अपराधी पश्चिमी यूपी में ढेर हुए हैं। किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी की नीति स्पष्ट है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई भी रहम नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी की नीति स्पष्ट है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई भी रहम बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल कुछ दिनों से योगी का बुलडोजर सुस्त है, लेकिन बुलेट पर कोई ब्रेक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने पाकिस्तान के बारे में सुना होगा कि वहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, वहां हिंदुओं को पूजा करने नहीं दिया जाता। कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों राजस्थान के भीलवाड़ा के एक हिस्से में हो गई है, और वो जगह है भीलवाड़ा का जहाजपुर, जहां लगातार सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात कुछ लोगों ने शनिदेव मंदिर में शनि महाराज का अपमान किया, और वो भी एक जगह नहीं बल्कि 2-2 जगहों पर। सवाल है कि शनिवार को शनिदेव महाराज पर किसकी टेढ़ी नजर है? जहाजपुर में फिर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाया गया। एक बार फिर नफरती साजिश रची गई। एक बार फिर दंगाई सोच वालों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। शनि भक्तों को क्रोध दिलाने वाले आखिर कौन हैं?
तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं, जहां शनिदेव महाराज का अपमान किया गया। दरअसल कोडटी जहाजपुर के एक शनि मंदिर में नफरती सोच वालों ने तोड़फोड़ मचा। मंदिर के अंदर रखी प्रतिमाओं को तोड़कर उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन्हें दिखाना जरूरी था, इसलिए हमने इन्हें ब्लर नहीं किया। जानबूझकर शनि मंदिर में प्रतिमाएं तोड़ी गई ताकि शनिवार को दर्शन के लिए आने वाले भक्त गुस्से में आए और तनाव फैले। जहाजपुर में शनि मंदिर के साथ साथ शिव मंदिर को भी उन्मादी सोच वालों ने निशाना बनाया। जहाजपुर के जगत शरण शिव मंदिर के पास मांस का टुकड़ा फेंक दिया गया। मतलब कहीं पर प्रतिमा को निशाना बनाया गया तो कहीं मांस का टुकड़ा फेंककर अराजकता फैलाने की कोशिश की। इन दो घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग भीलवाड़ा की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। जिस जगह पर शनि भगवान की प्रतिमा को खंडित किया गया, वहां लोग इकट्ठा हुए। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं एक दूसरे शिव मंदिर में लोगों ने खुद मंदिर की सफाई की। मंदिर में पशु अवशेष फेंके जाने से लोगों में नाराजगी है। आस्था पर चोट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल गुलाबपुरा के हिंदुओं का आरोप है कि एक मदरसे में शिक्षा की जगह उसे मस्जिद बना दिया गया। मदरसे में माइक से अजान की जाती है। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन को शिकायत की, जिसके बाद मुस्लिम समाज के युवाओं ने मदरसा में हिंदू समाज को चढ़ाते हुए एक झंडा लगा दिया और मदरसे के बाहर नाम लिख दिया गया। बाकायदा उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। पिछले एक हफ्ते से कोई भीलवाड़ा का माहौल बिगाड़ना चाहता है। पिछले हफ्ते ही जल झूलनी एकादशी की यात्रा में हिंदुओं पर मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। पथराव के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित भीड़ विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में सड़कों पर उतर आई थी। मस्जिद से हुई पत्थरबाजी से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाया। भीलवाड़ा के ऐसे मोहल्ले जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा और हिंदू कम है, वहां और उसके आसपास तनाव फैलाने की घटनाएं हुई। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जहाजपुर में हिंदुओं की आबादी खतरे में है? क्या साजिश के तहत हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश है? आखिर जहाजपुर को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर सिर तन से जुदा के नारे लगाने का मामला भी सामने आ चुका है। ऐसे में कोई तो है जिसे भीलवाड़ा में शांति और अमन पसंद नहीं है। राजस्थान की सरकार को ऐसे उपद्रवी सोच वालों पर नकेल कसने की जरूरत है। दिलशाद खान, भीलवाड़ा, जी मीडिया। आपको केरल स्टोरी तो याद होगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी अमान और नौशाद अपनी पहचान छिपाकर राहुल और सतीश के नाम से नए नए शिकार की तलाश कर रहे थे। ये दोनों ही इस तलाश में थे कि बरेली में कैसे धोखे से लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया जाए, कैसे लव जिहाद छेड़ा जाए। लेकिन इनका भंडा फूट गया। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये दोनों लड़के यूपी में नई केरल स्टोरी लिखने की लगातार साजिश रच रहे थे। इनमें से एक लड़के ने अपना नाम राहुल बताया था तो दूसरे ने सतीश, और दोनों ही बरेली में लव जिहाद पर निकले हुए थे। जबकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनकी असली पहचान नौशाद और अमान के रूप में हुई है। लेकिन सच केवल इतना ही नहीं है कि ये नाम बदलकर बरेली की सड़कों पर अपना शिकार ढूंढ रहे थे, बल्कि ठीक वैसे ही कहानी गढ़ रहे थे जैसा केरल में होता रहा। आपको बता दें कि ये दोनों ही आरोपी अपनी असली पहचान छिपाकर युवतियों को सोशल मीडिया पर फंसाते थे और अपने हवस का शिकार बना रहे थे। दो लड़कों का और दो लड़कियों का विवाद हो रहा था कुछ आपस में, ठीक है। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, लड़की चली गई। मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले राहुल। मैंने कहा सही नाम बताओ अपना, बोले राहुल। तो मैंने कहा अपना आधार कार्ड ID दिखाओ, नहीं दिखाई। तो मैंने कहा अपना इंस्टाग्राम दिखाया तो इनका नाम निकला नौशाद। यही नहीं, दोनों शातिर लड़कियों को ब्लैकमेल करते और अपने नापाक कामों के लिए इनका इस्तेमाल करते। नौशाद के पास से 5 आधार कार्ड, 5 इंस्टाग्राम ID मिली है, तो वहीं अमान से 3 आधार कार्ड और अन्य कई तरह की ID बरामद की गई है। साथ ही कई आपत्तिजनक वीडियो भी इनके पास से मिले हैं। ये लोग करीब 30 लड़कियों के संपर्क में थे, जिनमें से ज्यादातर दूसरे धर्मों से जुड़ी थी। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जब मौके पे पहुंची तो 2 लड़के
विवाद करते हुए मिले, जिन्होंने अपना नाम राहुल और सतीश बताया। जब उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो नौशाद और अमान उनके नाम थे। दोनों के फोन में काफी सारा अश्लील और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मिला है, जिसका ये लोग यूज करते हैं महिलाओं को भ्रमित एवं उनको ब्लैकमेल करने के लिए। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नौशाद और अमान का पकड़ा जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अचानक ही एक विवाद ने इनकी जिहादी सोच का भंडाफोड़ कर दिया। यहीं से इस बात का खुलासा हुआ कि ये लोग केरल से ट्रेनिंग लेकर आए थे। ये लोग केरल में नाई की दुकान में ट्रेनिंग ले रहे थे, जिसके बाद ये हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे। नौशाद से और अमान से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने ये बात कबूल की कि ये घिनौनी करतूत जो है ये केरल में सीख के आए थे। एक नाई की दुकान पे वहाँ वो काम करते थे और वहाँ पे कई ऐसे संगठन है जो हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग के हुनर सिखाते हैं। तो वहाँ से ये हुनर सीखा और फिर बरेली आए। बरेली आके उन्होंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कई ऐसी फेक आईडी बनाई और अपने टेम्परिंग करके जो है अपने कई आधार कार्ड तैयार किए और निशाना बनाया हिंदू लड़कियों को। आपको बता दें कि दो लड़कियों और इन आरोपियों के बीच जमकर विवाद हो रहा था। इस बीच हिंदू संगठन की इनके बीच हो रही बहसबाजी पर नजर जाती है और जैसे ही इन लोगों ने आरोपियों से इनकी असली पहचान पूछी तो पूरा भांडा फूट गया। जब उन्हें शक हुआ तो उन नौशाद को और अमान को पकड़ के इस चौकी पे ले आए थे। देखिए इस वक्त मौजूद है कर्मचारी नगर चौकी और यहाँ पर लाके जो है हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा काटा और ऐसे में जो है फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। आपको याद दिला दें कि केरल में इसी तरह से कई घटनाएं हुई हैं, जब धर्म परिवर्तन कराने के लिए लव जिहाद के जरिए लड़कियों को मजबूर किया गया। वैसे मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक शरीयत में पहचान छिपाना गलत है। शरीयत का उसूल है और उस उसूल के दायरे में ही रहें। पहचान छुपाना ये निहायत ही गलत फेल है। देखना यह है कि आगे की जांच के बाद क्या यूपी में भी कोई केरल स्टोरी जैसे और बड़े खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही।